बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अचानक मुझे फ़ोन आया कि आप जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, आपकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनकर मुझे कुछ होश ना रहा और फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचा। एक डॉक्टर मेरी बीवी को देखकर मुझसे बोला, माफ़ कीजिएगा, आपकी बीवी अब कोमा में चली गई है और हम नहीं जानते कि उन्हें कब होश आएगा। ये सुनकर मैं बहुत रोया। अब मैं हर रोज़ अपनी बीवी से मिलने जाता, मगर एक दिन मैं बहुत हैरान हुआ। अपनी बीवी के मुंह पर मेकअप देखकर कपड़े भी रोज़ बदले होते, मगर डॉक्टर मुझे अपनी बीवी के पास 10 मिनट से ज़्यादा बैठने ही न देता। अब मुझे शक होने लगा। एक दिन चुपके से डॉक्टर वाले कपड़े पहनकर बीवी के कमरे में गया तो मेरी जान ही निकल गई। मेरा नाम सईद है, मेरी बीवी का नाम ज़ूबिया है। मेरी बीवी का ताल्लुक उस जगह से है जहाँ शरीफ लोग जाने से परहेज़ करते हैं। हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं एक शरीफ आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर था। फिर किसी को ज़िल्लत की ज़िंदगी से निकाल कर इज़्ज़त देना कौन सा गुनाह है। हुआ यूँ था कि एक बार मेरे कुछ दोस्त मुझे इसरार करके लाहौर की उन गलियों में ले गए जहाँ हुस्न ही हुस्न है। हर हसीन लड़की अपनी जानिब मतवज्जो कर रही थी। मैं गया तो अपने दोस्तों के इसरार पर ही था, लेकिन जब ज़ूबिया रक्स पेश करने आई तो मैं उसे देखकर दंग ही रह गया। ज़ूबिया यूँ लगती थी जैसे आसमान से कोई परी उतर कर आई हो। मैं तो उसकी शराबी सी आंखों में डूब ही गया था। फिर यूँ हुआ कि मैं अपने दोस्तों से छुप छुपा कर उस इलाके में जाता रहा। मैं हर रात ज़ूबिया का रक्स देखने जाता था। मैं चूँकि करोड़पति बाप का बेटा था तो मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैं हर रात ज़ूबिया के रक्स पर नोटों की बारिश कर देता था। उस कोठे की हेड सकीना थी। सकीना मुझसे खूब मुतासिर हो चुकी थी। एक दिन मैं दोपहर के 2 बजे कोठे पर चला गया और सकीना से दरख्वास्त की कि मुझे ज़ूबिया से मिलवा दें। मैंने सकीना के सामने नोटों की गड्ढी रखी तो वो मुस्कुरा पड़ी। उसने कहा, मैं अभी आपकी मुलाकात ज़ूबिया से करवा देती हूँ। थोड़ी देर के बाद ज़ूबिया वहाँ पर आ गई थी। वो सजी समरी सी बैठी थी, मेरे दिल में ही उतर रही थी। मैं बड़ी देर तक वहाँ बैठा रहा और ज़ूबिया के साथ इधर उधर की बातें करता रहा। ज़ूबिया एक ज़हीन और समझदार लड़की थी। उसकी बातें बहुत गहरी होती थीं। उसकी कंपनी में कोई भी बोर नहीं होता था। अब मैंने अपना ये मामूल बना लिया था कि मैं हर रोज़ दोपहर 2 बजे ज़ूबिया से मिलने जाता था। मेरी और ज़ूबिया की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि ये दोस्ती से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन मैंने ज़ूबिया से अपने प्यार का इजहार ही कर दिया तो उसने मुझे मस्बत जवाब दिया। मैंने ज़ूबिया को कहा कि तुम ये रक्स वगैरह छोड़ दो। मेरी इस बात पर वो मेरे सामने रो पड़ी। उसने कहा, ये कोठे पर नाचने वाली हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो उस गुनाह की ज़िंदगी को तर्क करके अपना एक घर बनाए, लेकिन हम जैसी लड़कियों के साथ कौन शादी करता है। फिर हमें अपना पेट भी तो भरना होता है। बस हम सब मजबूर हैं और मजबूरी के तहत ये सब कर रही हैं। मैंने ज़ूबिया से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत खुश हुई और रोने लगी। मेरे पैरों पर बैठकर बोली, अगर आप मुझसे शादी करके यहाँ से ले जाएंगे तो मैं आपकी बीवी नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी आपकी खादमा बनकर रहूँगी। आपका हुक्म मेरे लिए सर आँखों पर होगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूँगी। मैं मुस्कुरा दिया। मैं और ज़ूबिया तो राज़ी हो चुके थे, मगर आगे का मरहला काफ़ी मुश्किल था। सकीना किसी सूरत ज़ूबिया जैसे हीरे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उधर मेरे वालिदैन एक नाचने वाली को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने ये मरहला भी तय कर लिया। मैंने सकीना के सामने 60 लाख रुपए का चेक रख दिया तो उसका मुंह बंद हो गया। मैं ज़ूबिया से निकाह करके उसे एक अपार्टमेंट में ले गया। मैंने सोचा कुछ वक्त गुजर जाए तो मैं ज़ूबिया को अपने वालिदैन से मिलवा दूंगा। एक बार जब मेरी ज़ूबिया के साथ शादी हो जाएगी, वालिदैन को भी मेरा फैसला मानना ही पड़ेगा। मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मैंने और ज़ूबिया ने एक अपार्टमेंट में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। हम दोनों ही एक दूसरे को पाकर निहायत खुश थे। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन फिर वो हो गया जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं ऑफिस में था तो ज़ूबिया ने फ़ोन करके मुझे मार्केट जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन फिर वो वापस ना आई। मुझे शदीद परेशानी हो रही थी कि आखिर वो कहाँ गई। लेकिन फिर थोड़े ही वक्त के बाद मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया। मुझे बताया गया कि आपकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर मुझे कुछ होश ना रहा और मैं फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचा। एक डॉक्टर मेरी बीवी को देखकर मुझसे बोला, माफ़ कीजिएगा, आपकी बीवी कोमा में चली गई है। अब कुछ नहीं मालूम कि उन्हें कब होश आएगा। ये सुनकर मैं बहुत रोया।
یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ میں ہاسپٹل کے بینچ پر بیٹھا بڑی دیر تک روتا رہا تھا۔ میری خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ ابھی تو میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، مگر اتنا بڑا سانحہ مجھے اندر تک توڑ گیا تھا۔ میں سارا دن روتا رہتا تھا۔ جب میری حالت بہتر نہ ہوئی تو میں اپنے والدین کے پاس اپنے آبائی گاؤں چلا گیا۔ میرے والد بہت بڑے جاگیردار تھے۔ جب میں گاؤں واپس گیا تو میرے والدین بہت خوش ہوئے۔ میرے ابو بولے، شکر ہے اللہ کا کہ تم آ گئے ہو، اب تم خود ہی سنبھالو یہ زمینیں۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان زمینوں کی رکھوالی کر سکوں۔ میں اپنے ابو کے گلے لگ کر زاروں کے تار رونے لگا۔ میں نے اپنے والدین کو بتایا کہ میں نے زوبیہ کے ساتھ چھپ کر نکاح کر لیا تھا۔ ہماری شادی کو بھی 2 مہینے ہی ہوئے تھے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اب وہ کوما میں ہے۔ امی ابو میری بات سن کر بہت پریشان ہو گئے۔ میں نے والدین کو اپنی مجبوری بتائی کہ میں زوبیہ کو ہاسپٹل میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے ان سے زوبیہ کی صحت کے لیے دعا کرنے کو کہا اور ان سے وعدہ کیا کہ جب زوبیہ ٹھیک ہو جائے گی تو میں واپس آ جاؤں گا۔ میرے والدین راضی ہو گئے اور پھر واپس شہر لوٹ آیا۔ زوبیہ 2 ہفتوں سے کومے میں تھی۔ میں ہر روز ہاسپٹل میں گھنٹوں بیٹھا رہتا، لیکن مجھے ڈاکٹر زوبیہ کے ساتھ ملنے نہ دیتے۔ وہ کہتے تھے مریض کے پاس ہم کسی کو بھی زیادہ دیر نہیں چھوڑ سکتے۔ ڈاکٹر مجھے ہر روز 10 منٹ کے لیے زوبیہ کے پاس جانے دیتے تھے۔ میں زوبیہ کے پاس رہنے کے لیے ڈاکٹر کی منت سماجت کرتا رہتا۔ مجھے جیسے ہی اجازت ملتی تو میں رو رو کر زوبیہ سے فریاد کرتا، زوبیہ تم ٹھیک کیوں نہیں ہوتی؟ زوبیہ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ میری بات سن لے گی اور وہ بہتر ہو جائے گی۔ میں اسے بس اتنا ہی کہتا رہتا تھا، زوبیہ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ میں نے امی ابو کو بھی منا لیا ہے، لیکن وہ نہیں اٹھتی تھی۔ آج جب میں زوبیہ سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے ہاسپٹل کی وردی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نرس سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، تو وہ بولی مریض ہاسپٹل کی وردی سے تنگ ہو جاتا ہے، اب ہم ہر روز آپ کی بیوی کے کپڑے تبدیل کر دیا کریں گے تاکہ یہ جلدی زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ مجھے ان معاملات کی کوئی سمجھ نہیں تھی، اس لیے میں خاموشی سے لوٹ آتا، لیکن اب میں نے نوٹ کیا تھا کہ زوبیہ کے لباس ہر روز تبدیل کیا جاتا تھا۔ اس نے جو لباس پہنا ہوتا وہ بالکل بھی عام لباس نہیں ہوتا تھا، وہ سبھی مہنگے کپڑے ہوتے تھے۔ یہ بات ناقابل یقین تھی کہ ہاسپٹل والے اپنے پاس سے کپڑے لے کر ان کو سلوا کر مریض کو پہناتے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ زوبیہ کے چہرے پر میک اپ کے تاثرات بھی ہوتے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی۔ میں نے نرس سے پوچھا، چلو لباس تو آپ لوگ تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن یہ چہرے پر میک اپ کے نشان کہاں سے آتے ہیں؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ میں نے دیکھا تھا کہ نرس میرے سوالات سے گھبرا گئی تھی۔ اب مجھے زوبیہ کی بڑی فکر ہوئی تھی، بڑا خوف آیا کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو رہا۔ اس لیے میں نے سوچ رکھا تھا کہ اب میں اس ہاسپٹل کی اصلیت جان کر ہی رہوں گا۔ میں نے اس ہاسپٹل کے بارے میں بہت چھان بین کی، مگر ہر طرف سے بہت اچھا جواب ملا۔ لیکن پھر میری بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں شام گئے جب زوبیہ کو مل کر جاتا تو وہ آرام کر رہی ہوتی تھی اور اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی میک اپ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب صبح آفس جانے سے پہلے میں زوبیہ کو دیکھنے آتا تو اس کا لباس بھی تبدیل ہوتا اور اس کے چہرے پر میک اپ کے نشانات ہوتے۔ اب میں نے ارادہ کر لیا کہ میں رات کو گھر نہیں جاؤں گا، خود ہی دیکھوں گا کہ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے۔ میں ساری رات باہر کرسی پر بیٹھا رہا کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے زوبیہ کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں نے ساری رات جاسوسی کرتے ہوئے گزاری، مگر کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جس پر شک کیا جا سکے۔ ایک نرس رات میں 3-4 بار سارے مریضوں کو چیک کر کے جاتی تھی، وہی زوبیہ کے کمرے کو بھی چیک کر کے جاتی۔ میں مطمئن ہو جاتا تھا۔ اب جب میں صبح کمرے میں گیا تو زوبیہ کے کپڑے پھر سے تبدیل تھے اور اس کے منہ پر میک اپ کے نشان بھی موجود تھے۔ اب مجھے بہت حیرت ہونے لگی، اس لیے میں نے کچھ اور کرنے کا سوچا۔ میں نے ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور اسے بھاری رقم دے کر راضی کر لیا تھا۔ اب مجھے رات کا بے صبری سے انتظار تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے اس ڈاکٹر کا لباس پہن لیا اور مجھے زوبیہ کے کمرے میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک رہا تھا۔ پہلے تو میں جیسے ہی زوبیہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھاتا، ایک نرس بھاگ کر میرے پاس آتی اور مجھے اندر جانے سے روک دیتی۔ میں آرام سے زوبیہ کے کمرے میں داخل ہو گیا، مگر یہ کیا، میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی کیونکہ زوبیہ کا کمرہ تو خالی تھا، وہاں تو زوبیہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں شدید پریشان ہو گیا اور سوچا کہ آخر زوبیہ کہاں جا سکتی ہے۔ میں ویسے ہی باہر نکل آیا۔ میں نے ڈاکٹر سے زوبیہ کے متعلق پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ میں اپنے چہرے پر ماسک لگا کر اس نرس کے پاس گیا جو زوبیہ کے کمرے کے باہر چکر لگاتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا اس کمرے کا مریض کہاں ہے، تو وہ بولی جہاں روز جاتی ہے آج بھی وہیں گئی ہے۔
मुझे लगा था कि मज़ीद कुछ भी सुन ना पाऊंगा। मैंने धड़कते दिल से नर्स से पूछा, आखिर वो जाती कहाँ है? तो नर्स मुस्कुरा कर बोली, ज़्यादा होशियार मत बनिए, आप ही तो सब कुछ जानते हैं, मुझे क्यों फंसा रहे हैं? अपना हिस्सा आप ही तो ले रहे हैं ना। ये सब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। मैंने डॉक्टर की वर्दी उतार दी और अपने कपड़े पहनकर वापस आ गया। मैंने पलक तक ना झपकी। मैं देखना चाहता था कि आखिर ज़ुबिया कहाँ से वापस आएगी, लेकिन सुबह के 9 बज गए। ज़ुबिया हॉस्पिटल नहीं आई। एक नर्स जब मेरे पास से गुजरी तो मैंने उसे कहा कि मैं अपनी बीवी ज़ुबिया से मिलना चाहता हूँ। तो वो बोली, जी आप जाकर मिल लें, आपके पास 10 मिनट हैं। मैं इजाज़त मिलते ही बड़ी तेज़ी से ज़ुबिया के कमरे में दाखिल हुआ। ज़ुबिया अपने बिस्तर पर मौजूद थी। लिबास तब्दील किया हुआ था और हर रोज़ की तरह उसके चेहरे पर मेकअप के निशानात थे। अब मेरी समझ में सारा मामला आ चुका था। मुझे मालूम हो चुका था, जो कोई भी ज़ुबिया को रात में बिस्तर से अगवा करता है वो उसको हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे से लेकर जाता है। इसलिए मैंने यही फैसला कर लिया था कि मैं अब हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे की रखवाली करूंगा। मैंने हॉस्पिटल वालों के साथ एक चाल चलने की कोशिश की। मैं ज़ुबिया के कमरे में गया। वहाँ मैं 10 मिनट से ज़्यादा रुका था। मुझे मालूम था कि अब मुझे कोई डॉक्टर यहाँ से निकालने के लिए ज़रूर आएगा, और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक 12 मिनट पर एक डॉक्टर उस कमरे में दाखिल हुआ और बोला, सर अब आपको यहाँ से जाना होगा, मरीज़ के पास ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। मैंने इस बात पर सर हिला दिया और कहा, डॉक्टर साहब मैं 2-3 दिन के लिए अपने गाँव जा रहा हूँ, इसलिए मैं हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगा पाऊँगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी बीवी का ख्याल रखिएगा। किसी भी किस्म की इमरजेंसी में मुझे कॉल करके बुला लीजिएगा। डॉक्टर ने ज़ुबिया का ख्याल रखने की यकीन दहानी करवाई तो मैं उनसे मिलकर हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। फिर मैं बेफिक्र होकर ऑफिस चला गया और शाम जब मैं ऑफिस से लौटा तो अपना हुलिया बदल कर चेहरे पर मास्क लगाकर हॉस्पिटल के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। मुझे वहाँ बैठे थोड़ी ही देर गुजरी होगी जब मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरा दिल ही बैठ गया था। ज़ुबिया अपने कदमों पर हॉस्पिटल से बाहर निकल कर आई और फिर वो एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली गई। उस लम्हे में बहुत ही तकलीफ से गुजर रहा था। दुख, दर्द, परेशानी, हर चीज़ ने मुझ पर हमला कर दिया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ बैठकर ज़ारो कितार रोना शुरू कर दूँ, लेकिन मेरे ज़ुबिया के पीछे जाना भी ज़रूरी था। इसलिए मैं ज़ुबिया की गाड़ी का पीछा करने लगा। आज शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा तरीन दिन था जब मुझे सदमे पे सदमा मिल रहा था। ज़ुबिया की गाड़ी का पीछा करते करते मैं वहाँ पहुँचा जहाँ से उसको निकाल कर अपनी ज़िंदगी में लेकर आया था। मैंने ज़ुबिया को इज्जत दी थी, अपने घर की महफूज 4 दीवारी दी थी, मगर उसने क्या किया, वो तो इस गन से निकली फिर उसी गन में वापस लौट गई। जब ज़ुबिया कोठे में दाखिल हो गई तो उसके 10-15 मिनट के बाद मैं भी कोठे में दाखिल हो गया था। मैंने अपना हुलिया इस कदर बदल रखा था कि मुझे कोई भी आसानी से पहचान नहीं सकता था। जब मैं कोठे में दाखिल हुआ तो ज़ुबिया रक्स कर रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी उठकर ज़ुबिया को तलाक दे दूं, लेकिन मैंने सब्र किया। मैं जानना चाहता था आखिर ज़ुबिया ये सब कुछ क्यों कर रही थी, उसने मुझे धोखा क्यों दिया। आखिर उसे रक्स का इतना ही शौक था तो उसने मेरे सामने पारसाई का ड्रामा क्यों किया था। महफिल रात देर तक चलती रही। सुबह 4 बजे के करीब सब लोग अपने घरों को वापस जाने लगे, लेकिन मैं वहाँ से ना उठा। जब हॉल खाली हो गया तो मैं उठकर ज़ुबिया के रूबरू खड़ा हो गया। मैंने अपने चेहरे से मास्क हटाया तो मुझे देखकर सकते में आ गई। उसका चेहरा खौफ से सर्द पड़ चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने रोते हुए कहा, ज़ुबी अगर तुम ये सब कुछ छोड़ नहीं सकती थी तो तुमने क्यों मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। मैंने अपने माँ बाप का दिल भी दुखाया, लेकिन तुम फिर भी मेरी नहीं बनी। ज़ुबिया भी रोने लगी थी। रोते हुए बोली, कुछ लोग हम जैसे होते हैं जिनकी किस्मत में इज्जत होती ही नहीं। मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश थी, लेकिन मुझे किसी के सामने रक्स नहीं करना पड़ेगा, शराफत की ज़िंदगी गुजारनी होगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं मजबूर होकर फिर से कोठे पर आ गई। मैंने चिल्ला कर पूछा, मुझे भी तो बताओ तुम्हें ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि तुमने ये सब कुछ किया। तुमसे पहले एक सेठ मेरी ज़िंदगी में था, वो भी मेरे रक्स का बहुत शौकीन था। उसने मुझ पर पैसा पानी की तरह बहाया था। सकीना उसे अपनी ज़बान दे बैठी थी कि मैं उसके सिवा किसी और के सामने रक्स नहीं करूँगी, मगर फिर अचानक वो सेठ गायब हो गया। उसने मेरे लिए माहाना पैसे भेजने छोड़ दिए थे। सकीना ने 2 महीने इंतज़ार किया, लेकिन जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने मुझसे एक बार फिर भरी महफिलों में रक्स करवाना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों मेरी नज़र तुम पर पड़ी थी। तुम एक दिन मेरा रक्स देखने आए तो तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। फिर यूँ हुआ कि हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ गई और फिर तुमने मुझे 60 लाख रुपए के एवज़ ख़रीद दिया। लेकिन हमारी शादी के सिर्फ 2 महीने के बाद ही वो सेठ भी वापस आ गया। उसने सकीना से कहा कि अगर मैं दोबारा रक्स नहीं करूँगी तो वो तुम्हें जान से मरवा देगा, सकीना के भी टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने डाल देगा।
मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरे शौहर को ही मुझसे छीन लिया जाए। मैंने आपकी जान बचाने के लिए उस सेठ की बात मानी। मुझे जैसा कहता गया मैं वैसा करती गई। उसने कहा कि मैं आपसे दूर हो जाऊं और हर रात एक रक्स की महफिल करूं। इसलिए मैंने अपने झूठे एक्सीडेंट का बहाना किया और डॉक्टरों को अपने साथ मिला लिया। फिर मैंने हॉस्पिटल की नर्सों को भी अपने साथ मिला लिया था। सेठ के कहने पर मैंने फिर से महफिलों में रक्स करना शुरू कर दिया ताकि उसका ध्यान तुम्हारी तरफ से हट जाए। मेरे लिए यही काफ़ी था कि तुम हर रोज़ 10 मिनट के लिए मेरे पास आ जाते थे। मैं तुम्हारा चेहरा देख लेती थी, तुम्हारी खैरियत मुझ तक पहुंच जाती थी। मैंने ज़ूबिया से पूछा, तुम बताओ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो? तो वो रोते हुए बोली, अब शराफत की ज़िंदगी का मज़ा चख चुकी हूँ और अब मुझे ये मजबूरी की ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। मेरा दिल करता है कि सेठ फिर से कहीं गायब हो जाए और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँ। मैंने ज़ूबिया का हाथ पकड़कर कहा कि मेरी एक बात तुम याद रखना, बाहर के लोग उस इंसान को ही तोड़ने में कामयाब होते हैं जो अपने घर वालों से बातें छुपाता है। अगर तुम सेठ वाली बात मुझे पहले बता देती तो मैं उस चीज़ का बेहतर हल निकाल लेता और तुम्हें भी उतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। मैंने ज़ूबिया को एतमाद में लेकर उस सेठ के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। उसे पुलिस उठाकर ले गई तो मैं अपने वादे के मुताबिक गांव वापस आ गया था। मेरे वालिदैन ने खुले दिल से ज़ूबिया को कबूल कर लिया था और ज़ूबिया ने गांव के माहौल को यूँ अपना लिया कि अल्लाह के करम से मेरी ज़िंदगी एक बार फिर से सही राह पर चलने लगी थी। मैं और ज़ूबिया बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।